4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि एपिक सेंटर है मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश। किसका एपिक सेंटर बताया है? बताया यह है कि नीट में जिस तरह से देश के शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, और ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में बताकर कहा कि जरा मंत्री साहब इस बात का तो जवाब दे दीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से रिफॉर्म्स आपने किए हैं। वो देश के शिक्षा मंत्री प्रधान जी के ट्विटर हैंडल पर गया, ध्रुव राठी नाम का यूट्यूबर, और जाकर के उसने पता किया कि मोदी जी की मतलब सिर्फ तारीफों के पुल बांधे हुए हैं। पूरी की पूरी जो जितने भी पोस्ट हैं वहाँ शिक्षा से संबंधित कोई भी ऐसा खुलासा नहीं है कि साहब मैंने इस क्षेत्र के अंदर रिफॉर्म कर दिया है। और फिर उनका बयान आया था कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई। मैंने एक हफ्ते पहले कहा था कि अगर गड़बड़ी नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई जो चल रही है तो उसका तो कोई औचित्य नहीं है। वो गड़बड़ी निकल करके आ गई है। गुजरात से तार जुड़े हुए हैं, कोई तेजस्वी यादव से तार जोड़ रहा है। बिहार के अंदर पहले ही पर्चा मिल गया था। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने जो बताया कि मध्य प्रदेश से, गुजरात से पहले से ही बता दिया जाता कि तेरा सेंटर यहाँ पड़ेगा, और हूबहू वही क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं पढ़ने में या आपको स्क्रीनशॉट दिखाने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता। मैं तो आपसे इसकी बुनियादी मर्ज के बारे में बात करने आया हूँ। अमर उजाला ने छापा कि नीट पेपर लीक केस में परीक्षार्थी का कबूलनामा, फूफा ने सेटिंग से बात की, पेपर देकर रात भर रटवाया, पहले ही पेपर मिल गया था, लंबी बात नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का नेता बिहार का बोलता है कि तेजस्वी यादव का इसके अंदर हाथ है। राहुल गांधी बोलते हैं कि साहब गुजरात और मध्य प्रदेश से तार जुड़े हुए हैं, हमें नहीं मालूम, हमें सिर्फ इतना पता है कि गड़बड़ियां हो रही हैं। एक पर्चा भी लीक हो गया, उसकी आपने परीक्षा ही निरस्त करा दी है। क्या हो रहा है ये? पहली बात तो ज़रूरत से ज़्यादा उबाल आपके अंदर आएगा नहीं, क्योंकि सरकारें गिरा दी गई हैं, नए नए मुख्यमंत्री लेकर आ गए हैं। छोटे छोटे से मुख्यमंत्री के पद के नेता बंबई से भागते हैं, आसाम जाते हैं, सरकार गिरा के बना के वापस आ जाते हैं। आप पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। किसी ज़माने में फ़र्क पड़ा करता था जब मर्यादाएं, सिद्धांतों पर हमारी ज़िंदगी मुनहसिर थी। आज तो कुछ भी कर दें महामहिम। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कर्मकांड किए हैं, अगर मैं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, उत्तर, मतलब कहाँ लेकर चलूँ आपको कोई बात बुरी लगती है? नहीं लगती। वजह उसकी ये है कि आपको अगर बुरी लगेगी भी, आपके दिल में कोई कलह पैदा भी हो जाएगी, वो आपको धर्म के नाम की एक ऐसी अफीम की चाशनी पिला देंगे, आप कहेंगे नहीं साहब ये आदमी बिल्कुल ठीक है। बनारस के लोग, आसपास की सीटों के लोगों ने दरकिनार कर दिया, अयोध्या के लोगों ने, आसपास के लोगों ने दरकिनार कर दिया। जितनी भी जगह हो सकती थी उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में, जहाँ पर भी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी हारी। कौन सी जगह? जो धार्मिक नज़र से बड़ी इंपॉर्टेंट थी। मैं मिश्रिक की बात करूँ, मैं जो है अयोध्या की बात करूँ, बनारस की, मतलब कहाँ की बात करूँ, पूरी की पूरी चेन है। लेकिन आप तो बड़े ज़बरदस्त भक्त हैं। मैं अपनी बात पर आता हूँ कि राहुल गांधी ने कहा कि साहब ये एपिक सेंटर है और ये मध्य प्रदेश और गुजरात के लोगों को ही ठेका क्यों मिल जाता है। मेरा तो बहुत पहले से कहना कि जब मध्य प्रदेश में एक बार तूफान आया और वहाँ पर एक जगह मूर्तियाँ गिर गईं, पता चला उस मूर्तियों को लगाने वाला भी गुजरात का है। बिहार के अंदर अभी जो पुल टूटा, ये नहीं, इससे पहले जो पुल टूटा था, पता चला वो भी गुजरात की कंपनी। ये गुजरात के लोग कौन है भाई? हमने माना आप बिजनेस में ज़्यादा दिमाग रखते होंगे, लेकिन पूरे भारत के बिजनेस आपको मिल जाते हैं, पेपर कराने के ठेके आपको मिल जाते हैं, पेपर की एजेंसियों के एनटीए जो है आपको ठेके दे देता है। अब कुछ लोग कह रहे हैं साहब एनटीए के अंदर जो है ऐसा लोग शामिल हो गए। देखिए बात ऐसी है, किसी भी संस्था के अंदर जब इस प्रकार के लोग इकट्ठे हो जाते हैं जिनका माइंड सेट कर दिया जाता है, वहाँ से बिगाड़ पैदा होता है। आप क्या समझते हैं कि भारत के अंदर बिगाड़ राजनेताओं ने पैदा कर दिया? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। राजनेताओं तो बेचारे अपनी कुर्सी संभालते संभालते परेशान हैं। अभी देखिए इलेक्शन से निपटे हैं मोदी जी, कितनी मेहनत की है उन्होंने। 200, सवा 200, 210 रैलियाँ कर डाली हैं। यानी कि एक रैली का अगर एक दिन का हिसाब भी आप लगाएंगे तो 1 साल के करीब या आधा साल से ज़्यादा तो इसी में लग जाता है। लेकिन वो एक दिन में कई के रैलियाँ हुई हैं, इसलिए कम टाइम में पैसा हुआ बर्बाद, प्रधानमंत्री जी का समय हुआ बर्बाद। किस लिए? भारतीय जनता पार्टी वजूद में आ जाए।
इसीलिए तो इतनी मेहनत तो ये करते हैं। अब ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए मेहनत करके निपटे ही थे, सांस लिया ही था स्पीकर का, नीतीश कुमार का, नायडू का। अरे बाप रे बाप, क्या जिक्र चल रहा है। अमरीश पुरी का वो डायलॉग मेरी समझ में आया नायक फिल्म में कि जानते हो मैं कितने कांटों भरा ताज है मेरे सिर पे। अब ये निपटा नहीं था, उपचुनाव आ गए। अब यहाँ पर नाक का मसला बन चुका है। वो निपटेगा तो महाराष्ट्र के चुनाव आ जाएंगे, वो निपटेगा तो बिहार के चुनाव आ जाएंगे, बिहार के चुनाव निपटेंगे तो कुछ 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव आ जाएंगे। तो इनको फुर्सत कहाँ। आप इन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता इन पर इल्ज़ाम लगाया जाए, बल्कि ये तो बहुत ज़्यादा दया के पात्र हैं। ये इतने बेचारे भोले लोग हैं, ये तो बड़ी मेहनत करते हैं, अपनी पार्टियों की सरकार लाने के लिए रात दिन एक कर देते हैं। आप इन पर इल्ज़ाम लगाते नहीं। असल में दरअसल ऐसा है, वो जो चंद्रशेखर रावण हैं, उनका एक बयान सुना था मैंने बहुत पहले। उन्होंने कहा देश भर की और उत्तर प्रदेश के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो वीसी हैं, आप ज़रा उनका पता कीजिए कौन सी जात के हैं। उन्होंने जो डाटा निकाला, मैं निकाल सकता हूँ आपके सामने भी, अखबारों में वो है, आप गूगल में जाके देखिए देश भर में एससी ओबीसी कितने वाइस चांसलर हैं, आपको पता चल जाएगा। एससी तो 1 या 2 मिलेंगे, ओबीसी मिलेंगे 5 या 7, 80 90 60 70 जितने भी होंगे 90 में से या 95 में से या 60 में से सारे अपर कास्ट के मिलेंगे। ठीक है भाई, आप लोगों ने राज किया है। वर्ण व्यवस्था में हमने देखा कि आपके हाथ में तमाम शिक्षा का क्षेत्र था, पुजारी बने हुए थे, दुनिया को संचालित कर रहे थे, समाज को संचालित कर रहे थे। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर जो हैं वो तो एससी वर्ग से आते थे। उनके अंदर इतना दिमाग कहाँ से आ गया था कि संविधान के रचयिता बन गए थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिमाग की बपोती सिर्फ एक अपर समाज पे हो, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर यहाँ शामिल कौन है? अपर समाज से। अब आप कहेंगे मैं अपर समाज के खिलाफ बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं बात कर रहा हूँ बराबरी की। राहुल गांधी और कांग्रेस आई जो बहुत ज़माने बाद आए हैं, उसकी बराबरी की बात कर रहा हूँ। अलग से एपिसोड बनाना चाहिए कि बिहार के अंदर कोर्ट ने किस प्रकार से जातीय समीकरण के आधार पर दिए हुए आरक्षण को रद्द कर दिया है, और बराबर में जो है झारखंड के अंदर वहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं वो जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूती से जाति जनगणना की बात क्यों नहीं करती? चूँकि ये व्यवस्था ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर मैं आने लाना चाहता हूँ आपको। हुआ यूं है भाई, 15% सवर्ण है, 85% ओबीसी और एससी एसटी और पिछड़ा, ये सब लोग हैं। तो ये जो नौकरियां हैं, इन्हीं में से काबिल लोग ढूंढ के इनमें अगर वितरण कर देंगे तो आपकी दिक्कत क्या हो जाएगी। लेकिन यही तो हाल है, नहीं 50% तो जनरल का है, इन्हीं के अंदर वो लोग भरे जाएंगे जो वीसी की मैं बात कर रहा हूँ। 50% मजबूरी है, कोटा है, इसलिए अति पिछड़ा और संख्या का जो है दलित और एसटी, इनको देना पड़ जाएगा। इसी के अंदर दे सकते हैं, 50 के ऊपर नहीं दे सकते। अरे जब 85% समाज ही वही है तो आपको 85% देने में क्या हो रहा है दिक्कत? बताइए आप बताइए। 100 में से 85 लोग भूखे हैं। अब खाना 85 में एससी खाएं, एसटी खाएं, ओबीसी खाएं, अल्पसंख्यक खाएं, आपको तो 85% देना चाहिए ना। नहीं, 85% को तो 50% खाना दिया जाएगा, और 50% जो खाना वो उन 15% को दिया जाएगा। हालांकि उसी के अंदर सभी लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन आपने आरक्षित कर दिया है। 50% के अंदर इनका कोटा भरो। क्या इनके अंदर काबिल लोगों की कमी है? पहली बात। दूसरी बात, तो ये जो आरएसएस ने और दूसरे लोगों ने एक ज़माने से जो व्यवस्था चलाई है ना, उसकी वजह से ये दिक्कतें पैदा हो रही हैं। नेताओं की गलती नहीं है इसके अंदर। मैं प्रधान जी के बारे में बात करने वाला हूँ, लेकिन अब नौकरियों की बात कर लीजिए। कितने लोग हैं देश के अंदर? मेरे 140 करोड़ देशवासी, मान लिया आपके मुताबिक 140 करोड़ हैं, हालांकि गिनती हुई भी आप बताने को तैयार नहीं है। चलिए 140 करोड़ पर मैं 2% नौकरी हैं। कितनी नौकरी हो गई? 2 ढाई 3 करोड़। ये सरकारी नौकरियां 2 ढाई 3 करोड़ हैं। इन्हीं का बंटवारा है, इन्हीं का बंदरबाट है। यहाँ पर आप अपर समाज के वीसी डाल दीजिए, तमाम लोग। अच्छा एक बात और बताइए, मैं कहता तो नहीं चाहता, लेकिन सेना के अंदर खिलाड़ियों के अंदर अब तो ये क्या कहते हैं, ये IPL आ गया है, सट्टे बाज़ार यहाँ पर भी गर्म थे। यहाँ पर तो हमने देख लिया अपर समाज के लोग आपको सेना में इनमें कितने नज़र आते हैं। अब आप मुझे जातिवादी तो बिल्कुल मत मानिएगा। मैं आपसे आज अपने ज़ख्म को खोल करके बात करने की बात कर रहा हूँ। जब तक ज़ख्म को खोल के मरहम नहीं लगाएंगे आप, तब पता कैसे चल जाएगा। इसलिए मुझे मजबूरन ये बातें आपके सामने करनी पड़ रही। लेकिन डॉक्टर बने हुए दिखेंगे आपको, CA बने हुए दिखेंगे, प्रोफेसर, इंजीनियर, VC, आपको पुलिस में, आर्मी में, CF, इसके अंदर कितने लोग नज़र आते हैं अंदाज़ा कर लीजिए। गुजरात का जो कोटा है, बहुत बड़ी पत्रकार थी सत्य हिंदी पे, मैं भी शामिल था, पुरानी बात है। गुजरात का जो सेना का कोटा है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उसको पूरा नहीं हो पाता, वो दूसरे प्रदेश करते हैं। बाकी एक्सपोर्ट में कोटे पूरे हैं आपके।
ये जो पेपर हुआ है लीक, इसके अंदर ठेके मिलने में पूरे हैं। पुल बिहार का पुल आप बनाएंगे, सारे एक्सपोर्ट आप करेंगे। अब आप कहेंगे मैं गुजरात को लेकर आ गया। अरे बात गुजरात की और महाराष्ट्र की, उत्तर प्रदेश की नहीं है भाई, बात है भूखे आदमी की। उस तक रोटी पहुंचने का तरीका कैसे हो, उसको मान सम्मान की जिंदगी कैसे मिले। ध्रुव राठी जब सवाल उठाता देश से शिक्षा मंत्री पे, वो पहले ही से बोल देता बिना जांच के कि कोई अनियमितता नहीं हुई है। अभी अनियमितता नहीं हुई तो फिर क्या हुआ है मंत्री जी बताइए। बिहार के अंदर जो मैं पूरा अखबार पढ़ के सुनाऊं, पढ़ा पूरा दुनिया जान रही है कौन सा आदमी फरार है गुजरात का, पता तो कीजिए भाई। पहले से पहले आपने जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से बड़े होकर के आपने ऑर्डर दे दिया है। जब आपसे पूछा कि जरा बताओ तो सही शिक्षा के क्षेत्र में क्या रिफॉर्म किया है, आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। आप यूट्यूबर्स पर बैन लगाने की बात करेंगे। आपको अवेयर करने की कोशिश है। ये टोटल छोटे से समय में मुझे आपको पूरा का पूरा विवरण बताने की ज़रूरत महसूस हुई। आपको समझ में आ जाती है, आगे बढ़ा दीजिएगा, वरना कोई बात नहीं है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।